एक वक्त था जब नरेंद्र मोदी सरकार या नरेंद्र मोदी के अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिए गए किसी फैसले को पत्थर की लकीर माना जाता था। यह माना जाता था कि बहुत सोच समझ के लिया गया फैसला होगा और ऐसा फैसला लिया गया होगा जिसको अब वापस तो लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता और इसके दूरगामी परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। मास्टर स्ट्रोक और ऐतिहासिक जैसे शब्दों से संबोधित किया जाने वाला फैसला हुआ करता था नरेंद्र मोदी के शासन का। लेकिन फिर कैसे हुआ कि मोदी 1 और मोदी 2 में ऐतिहासिक और मास्टर स्ट्रोक फैसले अब यू टर्न में परिवर्तित हो गए हैं, क्योंकि मोदी 3.0 में 3 महीने में ही 10 बड़े फैसलों पर यू टर्न लिया गया है। हम उसके बारे में आपको इस कार्यक्रम में आगे बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। आइए शुरू करते हैं और यू टर्न नंबर 1 आपको बताते हैं क्या है। तो यू टर्न नंबर 1 है कंगना रनौत पर। कंगना रनौत में अगर आपको याद हो कि 21 मई 2024 को कंगना रनौत के खिलाफ जब आंदोलन हुआ लाहौल स्पीति में, उनके झंडे को काले, उनके कॉन्वॉय को काले झंडे दिखाए गए, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से की। इससे पहले भी जब जब कंगना रनौत ने कुछ बातें कही हैं या अपने मंच पर या अलग अलग मंचों पर उन्होंने जब जब कुछ बोला है, तो भारतीय जनता पार्टी लगभग समर्थन में ही दिखी है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि यही कंगना रनौत ने अब जो बात बोली, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को यह ज़रूरत महसूस हुई कि वो इसका खंडन करे, और इस लिहाज से ये एक यू टर्न हो गया कि पहले डिफेंड करते थे और अब उनकी बात का खंडन कर रहे हैं। तो कंगना रनौत ने अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए एक इंटरव्यू जो उन्होंने दिया है, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि तमाम लोग जो हैं किसान आंदोलन में, उसमें मर्डर हो रहा था, लाशें लटकी रहती थीं और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, दुष्कर्म हो रहा था, और ये सारी चीज़ें वो हवाला दे रही थी कि कहीं हमारी भी हालत बांग्लादेश जैसी ना हो जाए, और वो भी चाइना और अमेरिका जैसी विदेशी ताकतों की वजह से। ये बयान उन्होंने दिया, प्रमोट कर रही थी वो अपनी फिल्म इमरजेंसी पर। अब जाहिर सी बात है, ये जो फिल्म है ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। ये फिल्म भारतीय जनता पार्टी की जो इमरजेंसी पर पोजीशन है उसको थोड़ा सा और आगे ले जाती है। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीब मानी जाती हैं कंगना रनौत। अब तो मंडी से सांसद भी हो गई हैं। लेकिन ये बयान दे देने के बाद भारतीय जनता पार्टी को यह ज़रूरत महसूस हुई कि वो एक स्टेटमेंट इशू करें जिसमें उन्होंने कहा कि कंगना जो हैं वो ऑफिशियली ऑथराइज नहीं है पॉलिसी मैटर्स पर भारतीय जनता पार्टी के बोलने के लिए, और उनके पास ये करने की इजाज़त भी नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि कंगना रनौत के पास बोलने की इजाज़त नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी पर या सरकार की पॉलिसी पर वो बोल नहीं सकती हैं, तो फिर वो कैसी सांसद है? और फिर बतौर सांसद क्या उनको ये अधिकार नहीं है कि वो एक मत रखें? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग यू टर्न नंबर 1 देखने को मिला है भारतीय जनता पार्टी में, वेयर स्कूलिंग ऑफ कंगना रनौत होती हुई दिखाई दे रही है। यू टर्न नंबर 2, और वो है जम्मू कश्मीर की लिस्ट। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, 3 चरणों में चुनाव होंगे, नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे, और इसको लेकर के अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी लिस्ट जारी कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी की 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, और जैसे ही 44 लोगों की लिस्ट जारी की उसमें हो गया बवाल। बवाल इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग उठ खड़े हुए जिनका ये कहना था कि आपने बाहरियों को तो टिकट दे दी, आपने जो लोग बीजेपी के लिए जेन्युइनली काम कर रहे हैं उनको इग्नोर किया है। इसी श्रृंखला में हुआ ये कि मिन्हा लतीफ़, जो कि बीजेपी की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर हैं पुलवामा की, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया ये कह करके कि आपने पंपोर पुलवामा से सैयद शौकत गयूर अंद्राबी को जो टिकट दी है ये बहुत गलत किया है। कुछ आंदोलन भी होते हुए दिखे जम्मू और घाटी में भी। ये सब देखते हुए शायद पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी द्वारा अप्रूव की गई लिस्ट को बीजेपी ने रोल बैक कर लिया, वापस ले लिया। 44 नाम पूरे के पूरे वापस ले लिए, और उसके बाद उन्होंने एक सतही 15 नामों की लिस्ट डिक्लेयर की जिसमें ज़्यादा आपत्तियां नहीं थी। यानी कि अब और रीथिंक बीजेपी के अंदर
हो रहा है। आपको ये बता दें, सीईसी वो समिति होती है जो कि एक बहुत हाई डिसीजन मेकिंग बॉडी है भारतीय जनता पार्टी में, पार्लियामेंट्री बोर्ड से एकदम नीचे, जो अगर कोई फैसला ले लेती है ज़रूरी चुनाव के नामों से संबंधित, तो बहुत कम ही ऐसा देखने को मिला है कि पूरी की पूरी लिस्ट वापस हो जाए सिर्फ इसलिए कि आंदोलन हो रहा है। आप याद कीजिए हिमाचल प्रदेश में कितना बवाल मचा था, लेकिन वो सीईसी ने लिस्ट वापस नहीं की। प्रधानमंत्री ने कोशिश की कि वो जो बागी हैं उनसे वो फोन पर बात करें, लेकिन लिस्ट वापसी जैसी चीज नहीं हुई थी। ये पहली बार देखने को मिला है कि इतने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट वापस ले रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है उसमें आप जानते हैं, और भी तमाम नेता थे, उनका ये कहना था कि आपने टर्न कोर्ट्स को प्राथमिकता दी है। प्रथम चरण में 24 सीटें हैं, जिसमें से 16 कश्मीर में हैं, 8 जम्मू कश्मीर में है। देवेंद्र राणा को एक टिकट दे दी थी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। फॉर्मर कांग्रेस लीडर श्यामलाल शर्मा, जो कि जितेंद्र शर्मा के भाई हैं यूनियन मिनिस्टर के, उनको टिकट दे दी थी। और फॉर्मर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर एसएस सलाथिया को टिकट दे दी थी। फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह को टिकट नहीं मिली थी, तो ये लोग सब नाराज हो गए थे। लेकिन बीजेपी में कोई नाराज हो जाए या ना हो, इसका फर्क जरा कम पड़ता था। एटलीस्ट मोदी 1 और मोदी 2 में तो ये फर्क पड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा कैसे फर्क पड़ा कि मोदी 3.0 में ये फैसला यू टर्न में तब्दील हो गया। तो ये है यू टर्न नंबर 2। आइए अब बात करते हैं यू टर्न नंबर 3, और वो है हरियाणा चुनाव से संबंधित। हरियाणा चुनाव आप जानते हैं उसकी भी घोषणा हो गई है, और हरियाणा के चुनाव की डेट 1 अक्टूबर है। ऐसे में जब भी कोई भी घोषणा होती है चुनाव की, तो सारे पार्टी से चेक करके इलेक्शन कमीशन ये डेट अनाउंस करती है। पार्टीज के प्रतिनिधि उसमें होते हैं, जाहिर सी बात है बीजेपी के भी प्रतिनिधि होंगे। इसके बावजूद बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिख डाली और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये कहा कि अगर आप ये चुनाव हरियाणा में 1 अक्टूबर को करा देंगे तो लोग सैटरडे, संडे, उसके बाद मंडे एक छुट्टी लेकर के ट्यूसडे को ये चुनाव हो जाएगा, और इसके आगे भी कुछ और छुट्टी 2 अक्टूबर की छुट्टी ले लेंगे गांधी जयंती की, और 5 दिन की लंबी छुट्टी लेकर के कहीं घूमने चले जाएंगे। यानी कि इलेक्शन कमीशन को पहले तो आप उन मीटिंग्स में थे, तो बोले हुए पर आपने अपनी बात का यू टर्न लिया, और अब आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने डेट जो है वो सही नहीं दी है, और डेट क्योंकि सही नहीं दी है इस वजह से आप इस डेट को बदलिए। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि अब आपको ये सब इसलिए सूझ रही है क्योंकि आपको हार सामने दिखाई दे रही है, वरना तो उस आप मीटिंग में ही बोल देते इलेक्शन कमीशन के साथ। क्या दिक्कत है, आप फेस कीजिए लोगों को, और अगर आपका कार्डर इतना मजबूत होगा तो नहीं जाएगा छुट्टी मनाने पहाड़ वहाड़, वो देगा वोट आपके लिए। आप क्यों डर रहे हैं, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। और इसी सब के बीच में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हरियाणा के, उन्होंने ऑपरेशन कमल टाइप बात कर दी कि अगर कोई और आ भी गया तो हमारे दिल्ली वाले जो हैं वो सब देख लेंगे। इस तरीके की भी बातें अब हरियाणा में होने लगी हैं। आइए अब बात करते हैं यू टर्न नंबर 4, और वो बहुत ही रोचक है। वो है A1 और A2 मिल्क को लेकर के, दूध को लेकर के भी एक यू टर्न हुआ है, और ये शायद कम लोगों को पता होगा। हुआ ये कि FSSAI जो कि फूड स्टैंडर्ड्स की एक अथॉरिटी है, उसने एक सर्कुलर इशू किया, और उस सर्कुलर में उसने कहा कि आप ये जो A2 दूध और दुग्ध उत्पादन को बहुत महान बता करके और अच्छा बता करके बेच रहे हैं, ये ऐड बंद कर दीजिए, क्योंकि A2 दूध कोई बहुत महान दूध नहीं होता है। हम अगर जो उसका वो विभागीकरण करते हैं FSSAI वाले, वो इसलिए करते हैं क्योंकि किस दूध में कितना प्रोटीन है और कौन सा वाला प्रोटीन है, उस हिसाब से हमने विभाजन किया है। वो इस चीज़ का प्रमाण नहीं है कि A2 वाला दूध जो है वो ज़्यादा अच्छा है, या A2 वाले दुग्ध उत्पाद जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे कि घी हो गया या कुछ और चीज़ हो गई। उनका ये कहना है कि घी में तो प्रोटीन होता ही नहीं, घी तो फैट है जो कि दूध में से निकला हुआ है। तो ऐसे में आप इस तरीके की बात, भ्रामक प्रचार मत कीजिए और तुरंत ये ऐड बंद कीजिए। जैसे ही ये सब बातें हुई तो दुग्ध उत्पादन जो करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, जिसमें से आप जानते हैं अमूल भी है और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने विद्रोह किया। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, हम जैसे भी मार्केटिंग कैंपेनिंग करें आपको उससे मतलब। आमतौर पर ऐसा देखा जाएगा कि जब भ्रामक प्रचार रोकने की बात हो अपनी तरफ से FSSAI जो कह रही थी, तो उनको
जो अलग अलग कंपनियां हैं उनको कंफर्म करना पड़ता, उनको मान लेना चाहिए था कि हाँ भाई हम गलत कर रहे हैं, हम इसको अब से नहीं करेंगे। लेकिन इसी मंडे देखिए बदले हुए सुर, FSSAI ने अपना A1 और A2 का सर्कुलर ही विड्रॉ कर लिया कि नहीं अब चलिए आप कर लीजिए प्रचार, हम कुछ नहीं कहेंगे। पहले उसको भ्रामक बता रहे थे, लेकिन उसके बाद अपना ही सर्कुलर विड्रॉ कर लिया कि नहीं हम एक वाइडर कंसल्टेशन करेंगे, उसके बाद हम इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे। तो अब आप देख लीजिए, दूध में A1 और A2 का खुद बोला हुआ भ्रामक प्रचार भी अब आप नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि आप दबाव महसूस कर रहे हैं मिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज से, और आपको यह जरूरत महसूस होती है कि उनकी भी बात सुनी जाए और अपना सर्कुलर आप वापस कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं पॉइंट नंबर 5 जहां यू टर्न हुआ है, और ये बहुत जरूरी है। ये है यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस को लेकर के। ओल्ड पेंशन स्कीम अगर आपको याद हो, वो लाई गई थी वाजपेयी रेजीम के दौरान, हटी थी माफ कीजिएगा, और नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस का खाका तैयार हुआ था और वो प्रस्तुत हुआ था वाजपेयी रेजीम में। उसके बाद यूपीए आई। एक सवाल ये भी होता है कि भाई आपने कोई कुछ क्यों नहीं बोला, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, एनपीएस का मुद्दा, ओपीएस का मुद्दा। बहुत सारी राज्य सरकारें जो कि विपक्ष की थीं, उन्होंने कहा हम तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो कि 2004 से पहले थी, हम तो उसी के हिसाब से देंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में, जो करीब 22 या 23 लाख लोग हैं। 22-23 लाख मतलब 22-23 लाख वोट, 22-23 लाख परिवारों के वोट। और मोदी 2.0 में नरेंद्र मोदी की सरकार एनपीएस को पूरी तरीके से डिफेंड करती हुई दिखी कि ये स्कीम है, ये स्कीम अच्छी है, इस स्कीम में कुछ तब्दीलियां भी लाई जाएंगी, लेकिन एनपीएस ही रहेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम वापस नहीं आएगी। अब मोदी 3.0 में हुआ एक यू टर्न, जिसमें कुछ ओल्ड पेंशन स्कीम और कुछ नेशनल पेंशन स्कीम का मिश्रण बना करके एक नया नाम प्रस्तुत किया, जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यानी कि पुराना भी थोड़ा सा, नया भी थोड़ा सा मिल करके यूनिफाई। यूनिफाई मतलब जोड़ दिया जाए। तो नाम में ही लिखा हुआ है कि यह स्कीम एक मिश्रण है। अब आप इसको यूनिफाई बोलिए, कुछ भी बोलिए, आप जिस चीज को अब तक डिफेंड कर रहे थे, अब आप उसको डिफेंड नहीं कर रहे हैं। अब आपको ये जरूरत महसूस हो रही है कि आप एक नई स्कीम लॉन्च करें जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम की कुछ सुविधाएं उपलब्ध हो, यानी कि अपने ही लिए हुए फैसले से आप यू टर्न ले रहे हैं। इसमें क्या क्या बदलाव हैं अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से किस तरीके से ये स्कीम ओपीएस से कितना मेल खाती है और एनपीएस से जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो रिटेन करती है, लेकिन जिस चीज़ की आलोचना हो रही थी उसको कंट्रोल भी करती है, जैसे कि इंडेक्सेशन वाली बात हो गई, या फिर कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ये सारी चीज़ें। ऐसे में बड़ा सवाल यही था कि क्या ये सारी चीज़ें इसलिए हुई हैं क्योंकि सरकार ये डर महसूस करती है कि कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनके खिलाफ चले जाएं और कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाए ओल्ड पेंशन स्कीम लाने को लेकर के। तो अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम का कार्ड खेला है सरकार ने। कितना कारगर होगा ये कार्ड वो आगे देखना होगा। बहरहाल मोटा मोटा लगता तो यू टर्न ही है। 6th यू टर्न ऑफ द मोदी 3.0 गवर्नमेंट इन 3 months, वो है लैटरल एंट्री। आप जानते हैं कि अभी पिछले हफ्ते की बात है कि 45 लोगों को लेकर के डीओपीटी विभाग ने एक लिस्ट जारी की कि 45 लोगों की लैटरल एंट्री होगी। ये वो लोग हैं जो कि यूपीएससी का एग्जाम दे करके तो नहीं बाबू बनेंगे सीनियर, लेकिन इनकी लैटरल एंट्री होगी। ये वो लोग होंगे जो कि अपने अपने प्रोफेशन में अच्छा काम कर रहे हैं और उनको सरकार उनके काम को देख करके एक यूपीएससी क्लियर किए हुए बाबू के बराबर ला करके उच्च स्तर पर बिठा देगी। इससे पहले 2018 में आपको याद है 63 ऐसे लोगों को ऑलरेडी बिठाया जा चुका है नरेंद्र मोदी की सरकार में। उस समय थोड़ी बहुत आलोचना हुई लेकिन बहुत ज़्यादा हल्ला नहीं मच पाया। इस बार फर्क अलग था क्योंकि असर 240 देखने को मिला। जैसे ही ये घोषणा हुई, लिस्ट में नाम आया 45 लोगों का, एकदम से पहले तो कांग्रेस ने हल्ला काटा कि आपने ये कैसे ये नाम दे दिए लैटरल एंट्री का। तो कांग्रेस से निपटने के लिए बीजेपी ने ये बोला, भूल गए डॉक्टर मनमोहन सिंह, भूल गए मोंटेक सिंह अहलूवालिया, भूल गए सैम पिट्रोडा और भूल गए जयराम रमेश, ये लोग सब लैटरल एंट्री तो थे कांग्रेस पार्टी में। तो फिर आप किस मुंह से लैटरल एंट्री की बुराई कर रहे हैं? लैटरल एंट्री की स्कीम तो आप भी आगे ले जा चुके हैं।
लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के अपने घटक दलों ने सवाल उठाना शुरू किया, जैसे कि रामविलास पासवान, एलजेपी के चिराग पासवान का ये कहना है कि इसमें बेनिफिट्स होने चाहिए रिजर्वेशन के, आप रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हटा नहीं सकते लैटरल एंट्री में, तब बीजेपी का माथा ठनका। उनको ये लगा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी। और आप जानते हैं गणित इस तरीके की है कि जेडीयू, एलजेपी और टीडीपी के बिना ये सरकार चल नहीं सकती, वो सपोर्ट उनको चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में तुरंत एक तरफ तो आप डिफेंड कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे थे, दूसरे ही दिन एक आदेश आया कि हम सामाजिक समरसता बनाने के लिए, हम सोशल इक्वालिटी, ताकि अच्छे से इसमें रिप्रेजेंट हो कास्ट डाइवर्सिटी वाला पॉइंट, इस वजह से स्कीम को अभी रोक रहे हैं, इन भर्तियों को रोक रहे हैं, फिर उसके बाद लागू करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो जो 2018 में 63 आ गए, वो उसमें सोशल जस्टिस कहाँ है? तो ये एक सवाल बन करके उठा। बहरहाल लैटरल एंट्री भी एक यू टर्न इसी सरकार में हुआ है। यू टर्न नंबर 7, डिजिटल ब्रॉडकास्ट बिल। आप जानते हैं सरकार ने एक डिजिटल ब्रॉडकास्ट बिल लाने की बात कही, उसको लेकर के एक मसौदा भी तैयार किया। वो कुछ लोगों में बहुत सिलेक्टिव रूप से बांटा भी गया, उन लोगों ने उसको देखा, जाना, उसके कुछ अंश मीडिया में भी आए और यहाँ पर भी हमने कार्यक्रम किया और बहुत सारे ऐसे लोगों ने सवाल उठाए, जैसे निखिल पावा, अपार गुप्ता और भी तमाम लोगों ने सवाल उठाए कि ये क्या डिजिटल मीडिया को सेट करने का प्रयास है, मंशा क्या है, किस नियत से लाया जा रहा है, ये रेगुलेशन की ज़रूरत क्या है। अगर आपको ये लगता है कि डिजिटल मीडिया काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो क्या भारतीय न्याय संहिता या भारतीय दंड संहिता में प्रावधान नहीं है डेफेमेशन को रोकने के, या प्रावधान नहीं है अगर कोई क्रिमिनल एक्ट हो रहा है उसको रोकने के लिए? नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने के पीछे की मंशा क्या है? क्या इसलिए लाया जा रहा है ताकि डिजिटल मीडिया को कंट्रोल किया जा सके, अपने दबाव में लाया जा सके कि ऐसा लाइसेंसी राज हो जाए डिजिटल मीडिया के लिए, बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर्स बंद करके दुकान और चले जाएं? क्या ये मंशा है? इस तरीके की बातें होने लगी। जब ये आंदोलन और तूल पकड़ने लगा, तब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि अभी फिलहाल इसको ठंडे बस्ते में डाला जाता है और इस पर और वाइडर कंसल्टेशन करेंगे और फिर इसको लेकर के आएंगे। अब आइए बात करते हैं यू टर्न नंबर 8। आपको याद होगा कि चुनाव से एकदम पहले इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू में बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने कहा कि अब हमें आरएसएस की उतनी ज़रूरत नहीं है। आरएसएस एक बड़ी संस्था है, लेकिन बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स खुद कर सकती है, अब हमको आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, ऐसे लग रहा था कि आरएसएस को एकदम दरकिनार कर दिया है, लेकिन बीजेपी वाकई संख्या बल में तो बहुत बड़ी थी ही आरएसएस से। लेकिन जैसे ही असर 240 हुआ, एक नहीं दो बार सर संचालक मोहन भागवत ने सीधा नरेंद्र मोदी को और उन पर तंज कसते हुए ये याद दिलाया कि आप ज्यादा उड़े ना। उन्होंने बोला कुछ लोग सुपर ह्यूमन बनने की कोशिश करते हैं, देव मानुष बनने की कोशिश करते हैं, इतना ऊपर जिसकी कोई डोर नहीं, जब पूर्णता ही मर्यादा हो, सीमाओं की छोर नहीं। इस तरीके की उन्होंने एक पोएम भी गा दी। इसके अलावा मणिपुर की याद दिलाई कि वहाँ जाना चाहिए था, स्थिति वहाँ पर सामान्य करनी चाहिए थी, अभी भी सामान्य नहीं है। इन सब चीज़ों के बाद हुआ क्या कि होम मिनिस्टर ने एक मणिपुर पे मीटिंग बुला ली और आरएसएस की एंट्री बीजेपी में एक बार फिर हो गई। और ये हुआ यू टर्न कि कहाँ तो हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है और कहाँ यूपी में योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और तमाम और बीजेपी के जो यूपी इकाई के लोग हैं, उनकी आरएसएस के साथ मीटिंग हुई, जिसमें आरएसएस उनको बता रही है कि चुनाव कैसे लड़े जाएं, जो 10 उपचुनाव हैं उसमें मुद्दे क्या रखे जाएं। साफ साफ ये आरएसएस ने बताया कि हिंदुत्व पे फोकस कीजिए, नेशनलिज्म पे फोकस, राष्ट्रवाद पे फोकस कीजिए, जातिवाद पर देखिए अखिलेश आगे निकल गया। तो कहाँ तो हमें ज़रूरत नहीं थी, और उससे यू टर्न कि अब आरएसएस बैठ करके मीटिंग में बता रहा है कि ऐसे चुनाव लड़ो। तो ये हो गया यू टर्न नंबर 8। यू टर्न नंबर 9 है वक्फ का बिल, उसका संशोधन हुआ। 8 अगस्त को ये इंट्रोड्यूस हुआ बजट सेशन ऑफ द लोकसभा में। इसको इसलिए लाया गया क्योंकि सरकार को ये लगता था कि हमको वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है और जिस तरीके से वो चलता है उसको हमें थोड़ा सा सुधार करना है, क्योंकि वो बहुत ही ख़राब तरीके से चल रहा है और उसमें मनमानी हो रही है। वक्फ बहुत सारी प्रॉपर्टी पर
जमा हुआ है और बैठा हुआ है और हमें ग्रेटर कंट्रोल चाहिए। इसमें बहुत सारे लोगों का ये भी मानना था कि भाई वक्फ ऐसे ही इतना ओवर रेगुलेटेड है, अब तक जो सर्वेयर था वो भी तो सरकार का ही मुलाजिम है, तो ऐसे में अगर आप और सरकारी कंट्रोल चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, किस मंशा से चाहते हैं। सरकार का ये कहना था कि ये एकदम गलत बात है, जिस तरीके से मनमानी वक्फ में चल रही थी तो ये बिल लाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही घटक दलों की तरफ से स्थिति स्पष्ट नहीं हुई या ये महसूस होने लगा सरकार को कि चाहे जेडीयू हो या एलजेपी रामविलास हो, वो अभी इस पे एक ऑफिशियल पोजीशन नहीं ले रहे हैं, सरकार की तरफ से ये एक ज़रूरत महसूस हुई कि जो बहुत कम करती है ये सरकार, खासतौर से मोदी 1 और 2 में तो हमने बहुत कम होते हुए ये देखा है कि कोई बिल किसी हाउस पैनल को चला जाए, किसी कमिटी को चला जाए और विचार विमर्श के लिए, क्योंकि यहां पर तो एक बिल आता है। आप याद कीजिए मोदी 2.0 में ये जो 3 कानून थे, जो एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी और आईपीसी को बदलने वाले, ये किस तरीके से पास हुए, पूरा पूरा विपक्ष सस्पेंड हो गया था और उतने में ये कानून पास कर दिए गए। ये मोदी 2.0 की बात थी। लेकिन मोदी 3.0 में वक्फ जैसा बिल एक सिलेक्ट कमिटी को, हाउस पैनल को चला गया, जिसकी अध्यक्षता जगदंबिका पाल कर रहे हैं। उसकी पहली मीटिंग 25 अगस्त को हो भी गई है, जिसमें जेडीयू ने अभी तक कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं ली है और ना ही एलजेपी रामविलास ने इस पर कोई स्पष्ट पोजीशन ली है। तो ये एक और बड़ा यू टर्न है, जहां ये एक तोहमत उठाती थी या फिर एक आरोप लगता था, सीधे सीधे तोहमत ही क्यों, एक आरोप लगता था कि बीजेपी बिल्कुल बुलडोजर की तरह धर 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 करते हुए बिल पास करा ले जाती है। वहां पर अब बीजेपी को ये जरूरत महसूस हो रही है सरकार को कि मुझे बिल को एक हाउस पैनल को भेजना है और वहां इस पर डिटेल्ड चर्चा करनी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू टर्न नंबर 10, ये है पार्शियल रोलबैक ऑफ इंडेक्सेशन। याद कीजिए 23 जुलाई को बजट आया था और उसमें निर्मला सीतारमन ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में ये एक प्रावधान किया था कि आप 12.5% का टैक्स दीजिए अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का, खास तौर से प्रॉपर्टी को, और प्रॉपर्टी में 12.5% का आप टैक्स देंगे, लेकिन उसमें आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। लोगों को जरा आसान लफ्ज में ये समझा दें कि इंडेक्सेशन क्या होता है। इंडेक्सेशन का मतलब ये हुआ कि सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी 100 रुपए की, उसके बाद 10 साल बाद उसको बेच दी 200 रुपए की। इंडेक्सेशन का मतलब ये हुआ कि 10 साल में जब आपने 100 से 200 रुपए का मुनाफा कमाया तो टैक्स आप 100 रुपए पर नहीं देंगे, अपने मुनाफे पर टैक्स नहीं देंगे। सरकार ये भी देखेगी कि इन्फ्लेशन भी बढ़ा, यानी कि महंगाई भी बढ़ी है, और महंगाई का जो भी दर होगा वो उसमें से लेस करके फिर आप टैक्स देंगे। सरकार ने इस 23 जुलाई के बजट में ये बोला कि नहीं, जो महंगाई दर बढ़ी है वो हम काउंट नहीं करेंगे, यानी कि आप पूरा का पूरा 100 रुपए पर टैक्स देंगे और वो भी 12.5%। इसको लेकर के बवाल मचा, लेकिन क्योंकि असर 240 है और संख्या बल कम है, तो जैसे ही दबाव बढ़ा सरकार ने इसको पार्शियली रिवाइज किया और एक यू टर्न लेता हुआ दिखे। यू टर्न में सरकार ने 12.5% टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन भी रखा है और एक और प्रावधान ले आए हैं जिसको कहते हैं 20% टैक्स विद इंडेक्सेशन, यानी कि आप खुद ही तय कर लें किसमें आपको कम घाटा हो रहा है और उस स्कीम के हिसाब से आप अपना कर सकते हैं जो भी आप लेना चाहें। 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लागू होगा उन प्रॉपर्टीज को जो कि बेची गई हैं 23 जुलाई 2024 से पहले, यानी कि ये बजट की घोषणा से पहले की प्रॉपर्टीज पर ही ये स्कीम लागू होगी। इसके बाद की जो प्रॉपर्टीज हैं उन पर 12.5% टैक्स एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन, यानी कि महंगाई दर को ध्यान में रख करके नहीं किया जाएगा। लंबी यात्रा थी आपकी और हमारी, क्योंकि हम 10 यू टर्न के बारे में बात कर रहे थे, पर कहने की बात जो मोटी मोटी जो समझ में आ रही है कि एक तरफ क्या रुतबा, क्या रौला, और ये कहा जाए कि एक बार फैसला ले लिया तो फिर पलटते नहीं हैं, और 1.5 साल लग गए कृषि कानून का फैसला भी वापस लेने में, जिसमें एक स्पीच हुई और ये बोला गया कि हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी, और उसके अलावा सारे फैसले तड़ातड़ लिए जा रहे थे। और अब जहां 3 महीने के अंदर ही 10 बड़े यू टर्न तो अभी ही हमने गिना दिए, क्या आगे और यू टर्न होंगे? हम देखेंगे।
तो इशारों इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।